नमस्कार सभी साथियों को सादर अभिनंदन। आज हम अपने YouTube चैनल के वाइटल वेल एकेडमिक में आप सबका दिल खोल के स्वागत करते हैं। वाइटल वेल एकेडमी। दोस्तों, ये एकेडमिक हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की है, जिसमें हम तैयारी कराएंगे आपके नर्सिंग की। तो आज हम लेके आए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक स्पेशल टॉपिक, जिसका नाम है आज का ट्यूबरकुलोसिस। बहुत अच्छे तरीके से आपने सुना होगा, ये बीमारी कम्युनिकेबल होती है, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम, ट्यूबरकुलोसिस। तो टॉपिक नेम है आपका ट्यूबरकुलोसिस। पहले जानेंगे ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, कहाँ से बना है, किसने खोजा है, कैसे बना है, क्या इसका काम है, कैसे मनुष्य को प्रभावित करता है, उसके अंग को कैसे प्रभावित करता है, उसके बारे में पहले जानेंगे। तो आइए पहले पढ़ेंगे हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकल प्लस ओसिस। विजुअल दिख रहा है सभी को? ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। ट्यूबरकल मीन्स होता है राउंड नोड्यूल स्वेलिंग। राउंड नोड्यूल स्वेलिंग ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, कोई नोड्यूल्स है, कोई नोड है जिसमें राउंड आकार का स्वेलिंग हो जाता है, उसे हम ट्यूबरकल कहते हैं। ओसिस मीन्स होता है कंडीशन। क्या होती है? कंडीशंस। अब डेफिनेशन क्या बन गई? डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बन गई, इट इज अ राउंड नोड्यूल स्वेलिंग। ऐसी कंडीशन जिसमें जो नोड्यूल्स होते हैं राउंड हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उन्हें स्वेलिंग आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके आगे चलते हैं हम। यहां तक देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए गुड, आगे चलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक। बेसिक में क्या पढ़ेंगे? हमें जानना है ये क्या होते हैं। तो नंबर 3 में आता है ये। पहला आता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। दूसरा आता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। थर्ड में आपका आता है डॉट। बहुत अच्छी तरीके आप लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब होता है आपका, लिख लेते हैं फुल फॉर्म, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। सेकंड में आता है आपका रिवाइज्ड। रिवाइज्ड मीन्स कोई चीज जब दोबारा रिपीट होता है तो उसे हम कहते हैं रिवाइज्ड। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। थर्ड में आता है आपका डॉट। क्या? डॉट। डॉट का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ऑब्जर्व शॉर्ट टर्म कोर्स। कई बार क्वेश्चन बना है कि व्हाट है फुल फॉर्म ऑफ डॉट। ये तो हुआ आपका फुल फॉर्म हुआ, इन सभी का फुल फॉर्म हुआ। अब आता है आपका ये आया कब है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम आया कब है? तो ये आपका आया 1962 में। कब आया है? 1962। दोबारा जब ये आपका रिवाइज्ड हुआ है, रिवाइज्ड हुआ आपका 1993 में। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1997 में। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, ये लेटेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड में आपका आता है डॉट। डॉट थेरेपी कब आई है? तो वो भी आपके साथ रिवाइज जब हुई तभी ये भी आया है। ये हुआ आपका। यहां तक आप लोग समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये तो बेसिक जानकारी हो गई कि टीबी के प्रोग्राम कब लॉन्च हुए, कब उनकी थेरेपी आई और कब वो रिवाइज्ड हुआ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इसके डायग्नोसिस के बारे में। या हम पढ़ेंगे पहले इसके टाइप्स। दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। पहला टाइप्स होता है आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड आपका होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। क्या? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
अब ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ये नहीं होता कि मतलब एक्स्ट्रा से कहीं बाहर से आ गए, नहीं, हमारे बॉडी के अंदर ही होता है। ये भी कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं। पल्मोनरी मीन्स होता है आपका पल्मोनरी, पल्मोनरी यहीं पे आप समझ लिए, पल्मोनरी मीन्स होता है आपका लंग्स। क्या होता है? लंग्स। एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करें, बॉडी में लंग्स के अलावा और भी ऐसे ऑर्गन है जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस उन्हें अफेक्ट करता है। जैसे जैसे आपने देखा हो नोड्यूल्स, अभी हमने पहले बताया था नोड्यूल्स, ठीक है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूबी, ठीक है, आपने सुना होगा जीआईटी टीबी। अब एक क्वेश्चन यहां भी बनता है जीआईटी टीबी में, जीआईटी टीबी 3 पार्ट होते हैं इसमें, तो इसमें होता है आपका इलियम में, मोस्ट इलियम में, किसमें होता है? इलियम। अब इलियम 2 जगह पाया जाता है, एक तो आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, दूसरा आपने बोन्स में सुना होगा इलियम इस्चियम ऑफ प्यूबिस, जो पार्ट होता है आपका पेल्विक का, ठीक है, तो ये आपका जीआईटी का इलियम है। फिर आपका आता है बोन टीबी, आपने सुना होगा, ऐसे कई प्रकार के बहुत और होते हैं टीबी। अब इसमें मोर चांस होता है, इसकी बात कर रहे हैं, ज्यादा अफेक्टिव की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट होता है? तो आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो होता है 15% से 25% होता है। इट इज ए मोर डेंजरियस, क्योंकि अगर हमारे नोडुल्स में हो गए तो भी नोडुल्स वही होता है लिम्फ नोड्स, यानी आप लोग सुनते हैं लिम्फ नोड, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़ना, लिम्फ नोड्स उसी नोडुल्स कहते हैं। से अगर लिम्फ नोड में हो गया तो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स हो गए ना, वो डैमेज हो जाएगा, तो बच्चे का बचने का बहुत कम चांस होगा। मेनिंजाइटिस सेप्टिसीमिया हो गया, इसमें अगर हो गया तो भी बहुत रेयर चांस, क्योंकि मोस्ट ऑफ डेंजरस होता है ये, मोस्ट डेंजरस टीबी। ब्रेन टीबी दिमागी में आ गया, दिमाग में हो गया, जीआईटी इलियम में अगर हो गया तो भी प्रॉब्लम्स हो जाएगी आपको, बोन टीबी हो गया, अगर बोन में टीबी हो गया तो भी दिक्कत हो गई। अब आते हैं हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसमें चांसेज होते हैं आपको 75% टू 85%, मतलब 75% से लेके 85% तक होता है। हम इधर की बात करें, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करें, तो ये ज्यादातर मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए फीमेल में, तो फीमेल में होता है आपका ओवरियन में, ओवरियन में होता है आपके फैलोपियन ट्यूब में, किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, मोर डेंजरियस होता है ये भी, ठीक है। ये क्या होता है? मोर इन्फेक्शियस होता है, ये मोर डेंजरियस। अगर कंपेयर की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? कंपेयर अगर करेंगे तो मोर इन्फेक्शियस होता है। ये क्या होता है? मोर डेंजरियस होता है, बहुत खतरनाक ये होता है, लेकिन स्प्रेड ये होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी लैंग्वेज और मेरी राइटिंग आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, यहां तक लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हैं, अगर लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, टीबी होती क्या है, ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि 2 टाइप्स की होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी और एक होती है आपकी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब हम बात करेंगे ये इसके बैक्टीरिया कौन होता है, खोज किसने किया है, आया कब है, कैसे स्प्रेड होता है, मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो पहले हम बात करेंगे इसकी कि बैक्टीरिया होता कौन कौन सा है। तो बैक्टीरिया होता है मायोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलाई। कौन सा? मायोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई। मायोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये रॉड टाइप के होते हैं। कौन सा होता है? ग्राम पॉजिटिव। अब इनकी खोज किसने किया है? इनकी खोज किया है आपके मिस्टर रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, कई बार क्वेश्चन बना है, हु इज द फाउंडर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी आपने देखा होगा यहीं पे कभी कभी मायोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई जगह मायोबैक्टीरिया लेप्राई, तो कंफ्यूज मत होना, वो लेप्राई होता है लेप्रोसी का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसके कि टीबी का मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो उसका ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट तरीके से, मतलब हम, मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, मेरे सामने कोई है, हेल्दी पर्सन है जिसको कोई भी डिजीज से सफर नहीं कर रहा, कोई बीमारी नहीं है, उसके सामने मैं बात कर रहा हूं, मैं स्नीज करूंगा, मैं छींकूंगा, बोलूंगा, जो भी मेरे बॉडी से सिक्रीशन लाइक ड्रॉप जाएगा, अगर वो मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उन्हें होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
अब ड्रॉपलेट में इसमें भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो हमारा ड्रॉपलेट होता है वो आपका सरवाइव करता है, आपका बैक्टीरिया माइम बैक्टीरिया वो सरवाइव करता है 48 आवर्स, 48 घंटे तक सरवाइव करता है स्पुटम में, ठीक है। उसके बाद ये मत सोचना कि 48 घंटे बाद हम उसके पास रहे, वो स्प्लिट करके चला गया तो वहां पे हम माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई जो भी वहां पे बैक्टीरिया है वहां से वो फ्री हो गया, नहीं, ऐसा नहीं फ्री होगा, क्योंकि वहां पे एयर में ये रहता है 10 डेज, 10 दिन एयर में सरवाइव करता है यही बैक्टीरिया, 10 दिन। कई बार क्वेश्चन बना है कि एयर में जो भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है कितने दिन सरवाइव करता है, कितने दिन वहां पे रह सकता है, तो वो आता है बच्चों 10 दिन आता है। अगर पूछे स्पुटम में, तो स्पुटम में आपका 48 घंटे होता है। कई बार क्वेश्चन आया, कंपटीशन क्वेश्चन आया है कि स्पुटम में जो बैक्टीरिया आते हैं कितने घंटे रहते हैं, तो आपको बताना 48 घंटे रहते हैं। अगर पूछे एयर में, हवा में कितने दिन रहते हैं, तो 10 दिन रहते हैं। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे इसका डायग्नोसिस की बात करेंगे, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है। साइन वो होता है जिसे हम देख के बताते हैं, सिम्टम्स वो होता है उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक। साइन एंड सिम्टम्स, लो ग्रेड फीवर आएगा, कौन सा, लो ग्रेड फीवर आएगा। इसमें कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि कब लो ग्रेड आएगा, कब हाई ग्रेड आएगा। तो अर्ली मॉर्निंग जो होता है सुबह 4 बजे 6 बजे तक लो ग्रेड रहेगा, इवनिंग टाइम में हाई ग्रेड रहेगा, मतलब सुबह में 4 AM टू 6 AM लो ग्रेड फीवर, देन इवनिंग टाइम में होगा हाई ग्रेड फीवर होगा, ठीक है। ये क्लियर है यहां तक? अब आगे हम बात करेंगे, नाइट स्वेटिंग होती है, नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना आता है। तभी पूछते हैं टीबी वाले पेशेंट से कि भैया आपको टीबी हुई थी तो क्या रात में आपको पसीना आया था? और क्या होगा, स्पुटम में ब्लड आएगा, स्पुटम इन ब्लड, इसको एक टर्म्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हेमेपिटाइसिस। हेमेपिटाइसिस को कहते हैं कि जिसमें स्पुटम में ब्लड आता है, इसका टर्मिनोलॉजी है हेमेपिटाइसिस कहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, नोजिया भी होगी, एनोरेक्सिया भी होगी, ठीक है। वेट लॉस होता है, सबसे ज्यादा होता है वेट लॉस। जो पेशेंट आएगा ना वो उसको बताएगा मेरा वजन जब स्टार्टिंग में था तो 70 किलो का था, जब से मुझे टीबी हुआ ना तो मैं 50 किलो बचा, भूख ही नहीं लगती, ये कंडीशन आ गई। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है कि हमें टीबी को कैसे पहचानना है, कैसे परखना है कि इनको टीबी ही है, ठीक है। तो उसमें पहले तो हम पेशेंट को आएगा, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हमें उसके बारे में जानेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री भी लेंगे। तो हम पहले आप बात करेंगे हम डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में एक होता है मंटाक्स टेस्ट, मंटाक्स टेस्ट। मोन्टाक्स टेस्ट कोई कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एक डेरिवेटिव्स होता है जिसे हम कहते हैं पीपीडी, पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। ये क्या करते हैं, पेशेंट के नॉन डोमिनेंट हाथ में जो उसके वर्किंग कंडीशन नहीं है वहां पे हम क्या करते हैं, 0.1 ml, कितना, 0.1 ml इंसर्ट करते हैं, क्या, पीपीटी, यही पीपीडी इंसर्ट करें, कौन सा, इंट्राडर्मल, मतलब आईडी इंट्राडर्मल, ठीक है। इंट्राडर्मल एंटर करेंगे, वहां क्या करेंगे, मार्क करेंगे, क्या करेंगे, मार्क। मार्क में क्या करना है आपको, टाइम, विथ एंड डेट, ऐसे राउंड करेंगे। यहाँ पे हमने लगाया तो यहाँ पे हमने टाइम डाला, जैसे मान लीजिए 4 बजे हमने लगाया, कितने तारीख को लगाया, 2/8/2024 को लगाया,
तो ये हमें वहां मार्जिन करना है। देन उसके बाद हमें इसे क्या करना है, इन्हें मेजर करना है। जब पेशेंट आएगा उसे बता भी देंगे कि आप इस एरिया में ना ही ऑयल लगाएंगे और ना ही साबुन का यूज करेंगे। जितना भी हो सके इसको वाटर, ऑयल और सॉप से आपको दूर रखना है। इस पे आपको कोई भी बाहरी सब्सटेंस का यूज नहीं करना, कोई भी लोशंस कुछ भी आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। पेशेंट जब आए तो देखना है कि अगर लेस देन 5 mm है तो भी क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। अगर आ रहा है, मरीज आ रहा है ग्रेटर देन 5 है, नेगेटिव है। ग्रेटर देन 9 है तो भी क्या करना है आपका, इन्हें नेगेटिव करेंगे या फिर आपको सस्पेक्टेड रखेंगे। क्या रखेंगे, सस्पेक्टेड रखेंगे कि हो सकता है नहीं भी हो सकता। इसीलिए कि पहले बता दिया गया इट इज अ नॉन कंफर्मेटिव टेस्ट। पहले ही बता दिया गया इसमें कोई कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम, इसमें एक्सरे कराएंगे। क्या कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। नंबर सेकंड में एक्सरे कराएंगे। एक्सरे एक्सरे कराएंगे, इसमें व्हाइट पैचेस आते हैं। जब भी एक्सरे कराएंगे व्हाइट पैचेस आते हैं। व्हाइट पैचेस टू बी कम इन एक्सरे फिल्म। ये भी कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर टीबी सरफराइव करता है तो उसे पैचेस बनते भी हैं, नहीं बनते हैं, तो ये भी कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। नंबर थर्ड में हम करेंगे उसका स्पुटम टेस्ट। स्पुटम टेस्ट, अब स्पुटम टेस्ट हम 3 टाइम्स करेंगे। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। इट मीन्स 3 बार करेंगे। कब कब करेंगे, पहले तो हम उसका करेंगे सैंपल कलेक्शन करेंगे अर्ली मॉर्निंग, ठीक। देन उसके बाद जब पेशेंट आपका एनपीओ, मतलब इट मीन्स पेशेंट कुछ ना खाया पिया हो, जैसे बिस्तर से उठे तुरंत हमें उसका क्या करना है, स्पुटम को कलेक्ट करना है और उसे लेबोरेटरी में सेंड कर देना। हाँ, एक बात इसमें याद रखना है कि पेशेंट का जैसे सैंपल लिया उसमें पेशेंट नेम, एज एंड सेक्स जरूर कंपलसरी है, उसमें आपको नोट डाउन करना ही करना है। अदरवाइज लेबोरेटरी में जैसे जाएगा उन्हें कंफर्म भी नहीं होगा किस पेशेंट का ये सैंपल है। अब दूसरा सैंपल हम कब कलेक्ट करेंगे, दूसरा सैंपल कलेक्ट करेंगे जैसे हमने इसको अर्ली मॉर्निंग किया तो उसके 2 आवर्स बाद, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद। हमने पहला लिया, मान लेते 6 बजे लिया, तो क्या था, पेशेंट एनपीओ था, कुछ खाया पिया नहीं था, तो इसमें नाश्ता कर लिया होगा। नाश्ता करने के बाद फिर उसका सैंपल लेंगे। फिर जो थर्ड आपका करना है सैंपल कलेक्ट, वो करना है नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, इसमें क्या हो जाएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट सरवाइव कर रहा है टीबी से कि नहीं कर रहा। ये हमारा होता है कंफर्म टेस्ट। फिर अगला बात करेंगे हम, एक और इसमें टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं जील्स निल्सन टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट के बुलाएंगे, पेशेंट बुलाने के बाद में उनका भी सैंपल कलेक्ट करेंगे और इस मेथड से हम उसे टेस्ट कराएंगे। अब अगला हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर उसे टीबी हुई है तो मैनेज कैसे करना है, क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बॉडी में, क्या क्या चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। हमने मोन्टाक्स के बारे में बताया था कि पेशेंट को 72 घंटे बाद बुलाना है और मेजर करना है। तो अब हम बात करेंगे अगला चल के आपका मैनेजमेंट। क्या करेंगे, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करना है, मैनेजमेंट में 2 टाइप्स करते हैं, एक करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट और एक करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। हम लोग नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट करना जरूरी है। मेडिकल नर्सिंग में है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग मेडिकल वाले हैं तो मेडिकल भी करेंगे हम लोग, तो हम लोग दोनों करेंगे। पहले तो करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी प्योरिटी यही है कि पेशेंट जो आ रहा है उसे हम पहले बेसिकली कैसे उसे बॉडी को, उसके बॉडी को या उसे इम्प्रूवमेंट करना है। अगर उसे टीबी हुई है तो पहली बात तो वो शॉक में जाएगा कि मुझे टीबी हुई है
और मैं क्या करूंगा, आइसोलेट रहूंगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कम्युनिकेबल बीमारी है, तो उसे पेशेंट को हमें आइसोलेट रखना है। लेकिन ऐसा भी उसको रियलाइज ना हो कि मैं एकदम सोसाइटी से अलग हो गया हूँ, मुझसे कोई मतलब नहीं है, कोई मुझसे बोलता नहीं, कोई मेरी तरफ नहीं दिखता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि हम पहले उसे पेशेंट देखेंगे कि उसे वेट लॉस हुआ। वेट लॉस क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या हुआ, जो उसका फूड इंटेक था वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, लेवल ऑफ फूड इंटेक इन डिक्रीज हुआ, और रेस्पिरेटरी उसका रिदम जो था वो भी डिस्टर्ब हुआ। ये नर्सिंग मैनेजमेंट आ गया। मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट हम करेंगे उसमें मेडिसिन देके। कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, एकदम ट्रिकी मेडिसिन है, याद हो जाएगा आपको सभी को। पहला लिखिए आप, पहले हम लिखते हैं एकदम, आप लोग देखिए एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे तरीके से। प्राइस, जिसे बोलते हैं पैसा। प्राइस से आपको हमेशा के लिए याद रहे, कभी आप भूलेंगे नहीं। अभी मैं बताऊंगा क्या किसका क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कैसे क्या वो वर्क करेगी, क्या क्या बॉडी में हमारे हार्म करेंगे, तो हम बताते हैं प्राइस के बारे में। तो प्राइस में पहला नंबर आता है आपका, ये लिख गया प्राइस इधर। अच्छा मैं लिख के दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए कि वाइटल वेल एकेडमिक में कोई आया है प्राइस के बारे में बताने, प्राइस होता क्या है। तो बताते हैं, पहला पैराजिनामाइड। कौन सा, पैराजिनामाइड। ठीक। सेकंड नंबर आता है, आर से आता है रिफॉर्मसिन। थर्ड नंबर में आपका आता है आइसोनियाजिड। फोर्थ नंबर में आपका आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिफ्थ नंबर में आपका आता है थाम्ब्यूटॉल। ये हुआ आपका प्राइस। क्या हुआ, प्राइस। एक मात्र एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियोसाइडल है, बाकी सब बैक्टीरियोस्टैटिक्स, सॉरी, एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स है, बाकी सारी बैक्टीरियोसाइडल है। ये जितनी भी हमारी यहां तक है, ये हमारी बैक्टीरियोसाइडल है। एथाम्ब्यूटॉल एक ऐसी मेडिसिन है जो है केवल बैक्टीरियोस्टैटिक्स है। अब ये कंफ्यूज मत होना, बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल में कंफ्यूज मत होना। स्टैटिक्स मींस होता है किसी भी चीज का ग्रोथ को इनहिबिट करना, रोकना। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मींस होता है इनहिबिट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनहिबिट। साइडल का मीन्स होता है उसे किल करना। साइडल मीन्स होता है किल करना। साइडल का सुसाइडल, सुसाइडल, साइडल वर्ड होता है आपका किल करना। एस्थेटिक्स मीन्स होता है ग्रोथ को इनहिबिट करना, उसकी ग्रोथ को रोकना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, ये अभी इसमें भी दो प्रकार के होता है, ये होता है फर्स्ट जनरेशन, एक होता है आपका सेकंड जनरेशन। ये है आपका फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपका है प्राइस आता है, कौन सा आता है, प्राइस, फर्स्ट जनरेशन, या फर्स्ट कैटेगरी कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट कैटेगरी कह दीजिए। अब बात करेंगे हम सेकंड कैटेगरी। पहले ये लिख लीजिए आप लोग, पैराजिनामाइड, रिफार्मसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथाम्ब्यूटॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेकंड कैटेगरी बता देते हैं आप। अभी इसका बताएंगे इफेक्ट, साइड इफेक्ट, कौन सी मेडिसिन कहाँ अफेक्ट करती है, कौन सा कंट्राइंडिकेटेड होती है, कौन सा नॉन कंट्राइंडिकेटेड होता है, सारा बताएंगे। अब आते हैं हम सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी, उसमें भी बड़ा कमाल की बात है, इधर ही लिख देता हूँ, देखिएगा मजा आएगा आपको। पासा एक होता काल, पहले होता ना पाषाण काल, वही चीज है पासा काल। पासा काल का फुल फॉर्म होता है पैरा अमीनो ससाइलिक एसिड कैनामाइसिन अमिकासिन लियोफ्लॉक्सासिन। एकदम इजी तरीके से आप लोग याद करिएगा, एकदम आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पैरा पैरा अमीनो
ससैलिक एसिड। मेरे साथ पढ़ते जाइए, आप लोग याद हो जाएगा। पैरा अमीनो ससैलिक एसिड, पासा हुआ। अब आते हैं अपना काल। काल मतलब होता है कैनामाइसिन। ए से होता है आपका अमीकासिन। एल से होता है आपका लियोफ्लॉक्सासिन। लियोफ्लॉक्सासिन। यहां तक क्लियर है? चलिए लिख लीजिए इसको भी। पैरा अमीनो ससैलिक एसिड, कैनामाइसिन, अमीकासिन एंड लियोफ्लॉक्सासिन, ये आपका सेकंड कैटेगरी। अब बात करेंगे हम फर्स्ट कैटेगरी की। जो भी मेडिसिन है उसमें क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या कंट्राइंडिकेशन होता है। एकमात्र ऐसी दवा है आपके ट्यूबरकुलोसिस में, एटीटी में, इसे बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। ठीक है, एकमात्र ऐसी है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि आपकी ओनली और ओनली इंजेक्टेबल है, बाकी सारी दवाएं आपके टेबलेट फॉर्म में है। ये क्या करती है? कंट्राइंडिकेटेड है आपके प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, मतलब कि हम आइसोनियाजिन स्ट्रेप्टोमाइसिन को जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसे चाहे जितनी भी ट्यूबरकुलोसिस चाहे जो क्रॉनिक हो, उसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये अपने दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल है, बट हम उसे कंट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी लेडी में नहीं देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो भी अपनी मेडिसिन है ट्यूबरकुलोसिस की, उसमें क्या क्या दिक्कतें होती है। तो बात करेंगे RIP प्लस SE। RIP मीन्स होता है रिफाम्सिन, आइसोनियाजिड और पैराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एथाम्बुटोल। ये जो होता है ये हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है, हिपैटोटॉक्सिसिटी होती है। ये क्या करती है? ये आपकी न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है। हिपैटोटॉक्सिसिटी मीन्स क्या होता है? हिपैटो मीन्स होता है आपका लीवर। न्यूरोटॉक्सिसिटी आपके न्यूरॉन्स को ये डिस्टर्बेंस करती है, ये आपके लीवर को डिस्टर्बेंस करती है। पैराजिनामाइड, आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन। न्यूरोटॉक्सिसिटी क्या करती है? आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एथाम्ब्यूटोल, ये आपको इफेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस को कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने के लिए टाइमली हमें क्या करना है? किसी पेशेंट को प्रोलॉन्ग टाइम तक खांसी आ रही है, कफिंग हो रही है, कफिंग के साथ ब्लड आ रहा है, तो उसे हमें क्या करना है? तुरंत ही हमें उसे जांच करवानी है, तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाके दिखानी है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे वाइटल वेल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, नमस्कार।